Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes, and this is Indian Polity and Constitution MCQ series, and this is class 4. हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस किए हैं. आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो है बच्चे जुड़े हुए थे उन 3 सेशंस पे. जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है इंडियन पॉलिटी MCQs. आप वो देख सकते हैं. और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 4. सो लेट्स बिगिन. आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है ये मैं आपकी स्क्रीन पे है और मैं पढ़ लेती हूँ. द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज. तो यहाँ पे बात आती है किस चीज़ की? यहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की. अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना होगा पूरी कंट्री के लिए, इसमें लिखा है होल और पार्ट या किसी पार्ट ऑफ जो है इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए या किसी पार्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ जो है बनाना है किस चीज़ के लिए? अगर हमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराना होगा, हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होगी उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा और पार्लियामेंट को अब लॉ बनाना होगा. तो आप मुझे बताइए कि आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होना चाहिए, है ना? ये तो कैटेगोरिकली लिखा है बहुत जगह पे. तो उस टाइम पार्लियामेंट को क्या चाहिए? क्या उसको कंसेंट चाहिए सारी स्टेट्स का? क्या उसको कंसेंट चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स का? क्या उसको कंसर्न्ड स्टेट जहां पे इसको इंप्लीमेंट करना है उस स्टेट का कंसेंट चाहिए, या विदाउट कंसेंट, या स्टेट का कंसेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए? कंसेंट क्या होता है? मतलब उनकी मर्जी इसमें शामिल होनी चाहिए, वो भी मानने चाहिए. तो अगर आप पार्लियामेंट को लॉ बनाना है पूरे इंडिया के लिए, किसी पार्ट के लिए, किसके लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज को, उस टाइम क्या सिचुएशन होती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी. जब भी इंटरनेशनल ट्रीटीज की इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो पार्लियामेंट को जरूरी नहीं है वो किसी स्टेट से कंसेंट लेगा. विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट तो पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, शाबाश. So let's move forward and we will see the explanation for this question. So question number 31, option D is the right answer as per article 253. कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है? आर्टिकल 253. आपने जो है इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ा होगा और वहां पे भी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे आर्टिकल आता है. पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री और एनी डिसीजन मेड at any international conference, association or other body without the consent of any state. अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कोई भी ट्रीटी करता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ या किसी भी कन्वेंशन में कोई भी जो है बात निकल के आती है और उसको लॉ की शक्ल देनी है, तो एज पर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को कोई भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है स्टेट से. तो स्टेट्स के कंसेंट के बगैर ही वो कर सकते हैं. ठीक, शाबाश. मूविंग फॉरवर्ड. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज. इनमें से आप ये जो जितनी फंक्शनरीज है हमें क्या बोलना है? करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रहेगा इनका? ये भी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे पहला कौन सा फंक्शनरी देखिए? कैबिनेट सेक्रेटरी दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया गया है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया गया है. आपको बोलना है इनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रहता है इनका. शाबाश. आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए और फिर आंसर कर लीजिए इसको. इसका जो सही प्रेसिडेंस रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द फंक्शनरीज गिवन इन द ऑप्शंस आर, सबसे पहले आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हम ऑप्शन सी देख लेते हैं. ये पहले 4 आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, शाबाश. ओके, Another question is on your screen. The primary function of the Finance Commission of India is to. जो फाइनेंस कमीशन है किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 280. और फाइनेंस कमीशन को कौन तैनात करता है? प्रेसिडेंट बनाता है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. और प्रीवियस
सेशन में हमने फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चंस किए भी थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। फाइनेंस कमीशन जो है ना, इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या सेंटर और स्टेट, जितनी भी सेंटर और स्टेट्स हैं हमारी, उसके बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन सा रेवेन्यू? ऑब्वियसली टैक्सेशन वाला। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। क्या इसको प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस देना होता है? या एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ये दोबारा आ गया है। एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। या इसको एलोकेट करना है फंड्स जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हमारी होती है ना, यूनियन मिनिस्ट्रीज या स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनको एलोकेट करने के लिए, फंड्स एलोकेट करने के लिए। लेकिन देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी फंक्शन हो सकती है इन चारों ऑप्शंस में से, लेकिन प्राइमरी फंक्शन बताया गया है। वर्ड पे ध्यान दिया करो, कीवर्ड जो क्वेश्चन में होता है ना उस पे ध्यान दिया करो, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की जरूरत है। देखो ट्रिकी यहाँ पे ऑप्शंस रखे गए हैं। आपने अगर आप फाइनेंस कमीशन पढ़ोगे ना, ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ये उसको सजेशन देता है, एडवाइस करता है, और ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। देखो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, वो सिर्फ एडवाइस करेगा, वो सजेशन देगा, वो रिकमेंडेशन देगा। फाइनेंस कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशन देगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन हाँ एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। अब ये दोनों ऑप्शन सेम है तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे रखा गया है। सो ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर। ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है खुद, बस रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, और ना ही ये एलोकेट करता है मिनिस्ट्रीज को फंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फाइनेंस कमीशन कैन ओनली एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ये एडवाइस करता है, ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ये रिकमेंडेशन देता है। फिर गवर्नमेंट माने रिकमेंडेशन या नहीं माने तो ये रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि फाइनेंशियल मैटर्स क्या होते हैं, यही रिकमेंड करता है कि एडवाइस करता है कि आपको अगर रेवेन्यू आया है, टैक्स जनरेट हुआ है, आपको कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक, शाबाश। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर इंडियन यूनियन में इंडिया की कोई एक नई स्टेट क्रिएट करनी है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो एक नई स्टेट क्रिएट की जाती है, या एक एग्जिस्टिंग स्टेट को दो हिस्से किए जाते हैं, या दो स्टेट्स को मिला के एक बनाया दिया जाएगा, ये तीन तरीके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अब अगर हमें इंडिया में एक और स्टेट नई क्रिएट करनी है तो कौन सा शेड्यूल हमें अमेंड करना है, किस शेड्यूल में हमें मॉडिफिकेशन लानी है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर एक शेड्यूल डिफरेंट चीज के साथ बिलोंग करता है। तो स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स के साथ कौन सा शेड्यूल बिलोंग करता है? तो क्या हमें फर्स्ट स्टेट में चेंज लानी है, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज लानी है, सेकंड शेड्यूल में चेंज लानी है, थर्ड में या फोर्थ में चेंज लानी है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, सेकंड किसके साथ डील करता है, थर्ड और फोर्थ किसके साथ डील करता है। सॉरी, इसमें फिफ्थ लिखा है, थर्ड और फिफ्थ किसके साथ डील करता है, ये आप कमेंट्स में लिख लीजिए। सो अगर आपको जो है हमें इंडियन यूनियन में एक नई स्टेट लानी है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल डील करता है किसके साथ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के साथ। सो टू फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया रिक्वायर्स द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अगर हमें नई स्टेट बनानी है, किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, तो वो हमें क्या करना है, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे एक और बात याद रख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आर्टिकल आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। सो लिस्ट इज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एनी चेंजेस टू देयर बॉर्डर्स एंड द लॉज यूज्ड टू मेक दैट चेंज। अगर कोई भी चेंज हम करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज आएगी, और एज पर आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, यही 4 आर्टिकल्स इसके साथ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, शाबाश। ओके, पूरी पॉलिटी हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे, पूरी पॉलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो बार बार रिपीट होंगे, आपको सारी पॉलिटी याद हो जाएगी। बाकी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सायमा तबस्सुम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सिविल सर्विसेज काउंसलिंग प्रोग्राम रखा है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, और JKSSB इंग्लिश ग्रामर मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4
4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है 4th शेड्यूल की। इनमें से इन स्टेटमेंट्स में से क्या डिस्क्राइब करता है 4th शेड्यूल? इट लिस्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जो यूनियन एंड स्टेट्स के बिटवीन पावर्स होते हैं उसको लिस्ट करता है। हमें पता है 7th शेड्यूल डील करता है इसके साथ। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी लैंग्वेजेस लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है उसको डील करता है? नहीं, उसमें 8th शेड्यूल डील करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कितने लैंग्वेजेस को मिला है। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। क्या ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड ये प्रोविजन है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली यस, राज्यसभा के साथ ये डील करता है। सो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4th शेड्यूल डील्स विद द राज्यसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। The 4th schedule of the Constitution is about allocation of seats in the Council of States. The 4th schedule, Article 4 subclause 1 and Article 80 subclause 2 details the upper ये Article 4 आप चेक कर लेना, subclause 1, Article 80 तो ठीक है। Allocation of seats in the Rajya Sabha, the upper house of Parliament per state or union territory। किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी की कितने सीट्स रखनी है राज्यसभा में, उसके साथ ये डील करता है। ठीक है। तो 4th शेड्यूल इसी के साथ डील करता है। 1st शेड्यूल हमने देखा यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है। 7th शेड्यूल 3 लिस्ट्स के साथ डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और 8th शेड्यूल लैंग्वेज के साथ डील करता है। ठीक है, शाबाश। ओके, अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। जो डीपीज एसपीज है, जो पहला हमने एमसीक्यू सेशन किया था उसमें हमने डीपीएसपीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जो डीपीएसपीज का मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस क्या है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, कैनेडियन डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो डीपीएसपी है ना, उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हो वो डील करते हैं 2 चीज़ों के साथ, एक तो सोशल चीज़ों के साथ और इकोनॉमिक चीज़ों के साथ। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हम बोलते हैं, उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है? डीपीएसपी है। और ये किस पार्ट में आती है? पार्ट 4 में आती है। और कौन से आर्टिकल के साथ डील करते हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डील करते हैं डीपीएसपी के साथ। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, ये फंडामेंटल राइट्स हमें बताते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। पार्ट 3 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डील करता है इसके साथ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है यहाँ तक, शाबाश। ओके, कोई भी जामिया मिलिया जो है रेजिडेंशियल कोचिंग की तैयारी करता है वो भी उस सिविल सर्विसेज गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ सकता है जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। उसके लिए आप सामा तबस्सुम क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑन विच पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड बी अ वे ऑफ लाइफ इन द इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? वो चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के और ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस राइट को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू इक्वलिटी को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। बताइए, देखो ये जितने भी राइट्स इसमें है ना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, तो उसको डिलीट किया गया, अभी है लीगल राइट एंड आर्टिकल 300A। राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है एक आर्टिकल 32। तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली जो आर्टिकल 32 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो आप डायरेक्टली हम मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। ठीक है, सो ये एक खुद भी एक फंडामेंटल राइट है लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 जो है, इसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 to 35। बेसिकली आर्टिकल 32 के साथ डील करता है। इट एम्पावर्स द सिटीजन्स टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिलाइन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ imprisonment, the citizen can ask the court to see if it is according to provisions of law of the country, if the court this। तो देखो, इन शॉर्ट आपको याद रखना है आर्टिकल 32 जो है ना, आर्टिकल 32 हमें पावर करता है अगर हम मुझे लगेगा कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, बेवजह पे वायलेट होता है, मैं डायरेक्टली मूव कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, शाबाश। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
Which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenues to states out of the consolidated fund of India? जो हमारे तीन फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना, हमें ग्रांट्स इन एड मिलते हैं, इसमें से दिए जाते हैं किनको? स्टेट्स को। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस स्टेट को कितने ग्रांट्स इन एड मिलेगा, कौन सा अथॉरिटी रिकमेंड करता है, कौन से प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम ग्रांट्स इन जो एड्स है ना, ग्रांट्स इन एड्स जो रेवेन्यू हम देते हैं स्टेट्स को आउट ऑफ किससे लेके? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये कौन डिसाइड करता है? क्या फाइनेंस कमीशन बताता है, क्या इंटर स्टेट काउंसिल बताता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बताती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को हम पैक भी बोलते हैं। पैक जो है ना, ये कैग का रिपोर्ट एनालाइज करते हैं, जो कैग रिपोर्ट देता है ना, ऑडिट रिपोर्ट, उस पर काम करता है पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर सेटअप होता है, जिसको प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 इयर्स ये अपॉइंट करता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आर्टिकल 263 के साथ डील करता है, जो भी हमारे इंटर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है काम, ये बजट को ये करती है, बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि हमें किस स्टेट को आप कितना ग्रांट्स इन एड दोगे, किस बेसिस पे दोगे, कि कौन सा प्रिंसिपल वहां पे गवर्न करेगा। सो राइट आंसर इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। So option A, finance commission recommends the president on the principle that should govern the grants in aid to the states by the center. ठीक है यहाँ तक? शाबाश। Okay. Moving forward. The 9th schedule to the Indian Constitution was added by, जो 9th schedule है, हमारे अभी 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ है? क्या ये पहले से था या ऐड हुआ है? फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया, किसको? 9th शेड्यूल को, जो 9th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। शाबाश। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 19 कब? इसको कभी कभी डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। 1951 में इंसर्टेड 2 न्यू आर्टिकल्स, 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल। तो 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने 3 चीजें की। एक तो आर्टिकल 31A ऐड किया, आर्टिकल 31B ऐड किया और 9th शेड्यूल ऐड किया, टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द चैलेंज टू लैंड रिफॉर्म। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड था, ठीक है। Okay, another question. Consider the following statements. In India, stamp duties or financial transactions are levied and collected by the state government, appropriated by the union government. जो stamp duties होती है ना financial transactions के ऊपर, ये कौन collect करता है, कौन levy करता है, appropriate कौन करता है? So which of the statements are correct? इसमें जो ऑप्शन जो डी है वो सही है। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ना ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर्स आर लीवीड बाय सेंटर। ये लीवी कौन करता है? सेंटर। बट कलेक्ट इनको कौन करता है? एट अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, ठीक है। ये जो स्टैम्प ड्यूटीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, प्रोमिसरी नोटिस पे या बाकी पे जो भी स्टैम्प ड्यूटीज होती है, इनको दे आर लीवीड बाय सेंटर एंड इनको कलेक्ट करता है, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेटस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। दे आर लीवीड बाय सेंटर, दे आर लीव्ड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द स्टेट, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन टुडे। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हुई होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू वांट टू ज्वाइन इन अवर दिस सिविल सर्विसेज काउंसलिंग प्रोग्राम और इन एनी JKSSB कोर्स और इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यू कैन डाउनलोड माई ऐप साइमा तबस्सुम क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड रजिस्टर देयर, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।